हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलो दोस्त, आज क्यूज का आगाज करते हैं। कल का मेरा क्वेश्चन था कि बताइए जीवाणु की कोशिका जो भीती होती है वह किसका बना होता है। तो पेप्टो डोगलकन का बना होता है, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन था कि बताइए जो जीवित कोशिका होता है, यानी जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। तो लिवेनहॉक। किसने? अगर कोशिका के पूछेगा कि खोज किसने किया था या मृत कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक 1665 में। 1665 में। अगर कहेगा कि जीवित कोशिका की खोज कब हुआ था, तो 1674 में किसने किया था? लिवेनहॉक ने। ठीक है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब देखो दोस्त, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कल का। आओ आज हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल एक गैर संपर्क बल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल यानी विद्युत स्थैतिक बल, उसी को इंग्लिश में दे दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बल एक गैर संपर्क बल है। अच्छा, और क्या कह रहा है कि चुंबक से वस्तुओं को उठाने की क्षमता संपर्क बल का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण बल एक गैर संपर्क बल है। तो ध्यान से देखना, इसका सही आंसर क्या है। ये कह रहा है कि कौन सा सही है। तो पहला सही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बल है ना, यानी विद्युत स्थैतिक बल जो है वह एक गैर संपर्क बल है। विद्युत स्थैतिक बल क्या है? एक गैर संपर्क बल। मतलब क्या? अगर मैं इस बुक को उठा रहा हूँ, तो इसको संपर्क के माध्यम से उठा रहा हूँ, तो यह क्या है? संपर्क बल। गैर संपर्क बल मतलब वो बिना टच किए ही वो वर्किंग करे, काम करे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ना। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है ना, यानी विद्युत स्थैतिक बल, यह क्या करता है कि गैर संपर्क यानी बिना संपर्क में आई ही क्या करता है? काम को कर देता है। बुझा गया? अच्छा, अगला कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक गैर संपर्क बल है। बहुत सही। गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो आप खींचता है तो आपको पता चलता है क्या कि कोई मेरा पाँव पकड़ के या हाथ पकड़ के खींच रहा है, यानी वह गैर संपर्क बल है। संपर्क माने टच में आकर, गैर संपर्क बल माने बिना टच में आए। कोई दिक्कत? कोई डाउट? आंख मार देना, आंख मारलस गिर गई, ऐसे करलस है ना, यानी कहने का मतलब है क्या? ये गैर संपर्क बल है। कौन बल? अब समझ में आ गई? भर जिंदगी याद रहेगा। गैर संपर्क बल मतलब बिना संपर्क कैले, बिना टच कैले ना। फ्लाइंग किस गैर संपर्क बल। गलती? तो हाँ, तो इसलिए एंजॉय के साथ पढ़ाई करो। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? जो एसी करंट अल्टरनेटिव करंट जो होता है उसको कैसे उत्पन्न करते हैं? तो डायनेमो द्वारा। किसके द्वारा बाबू? यानी डायनेमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को ना। कोई डाउट? अब बैटरी अगर कह देगा तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब बैटरी को ही विद्युत कोष ना, आ जा गया था ना सेट में। ठीक है। अच्छा जी, तो कह रहा है कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो डायनेमो द्वारा। ठीक है। देखो, चोक कुंडली एक वर्ड आता है। चोक कुंडली क्या होता है? तो विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता कम करने वाली कुंडली को चोक कुंडली कहते हैं। यानी विद्युत परिपथ में जिससे विद्युत करंट फ्लो हो रहा है उसी को क्या कहते हैं बाबू? जिस पाथ से फ्लो होता है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। यानी जिस पाथ में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ, उस पाथ को। अच्छा जी, तो इसमें अगर करंट की मात्रा को, यानी प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट की मात्रा को कम करने के लिए, प्रबलता को कम करने के लिए चुक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? ट्रांसफार्मर क्या है बाबू? तो यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत शक्ति को नष्ट किए बिना प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यानी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कौन सा करंट जाता है? तो अल्टरनेटिव करंट, केवल एसी करंट। कब? केवल एसी करंट। अच्छा, ये डीसी का है ना, ये गांव से दूसरे गांव भेजते हैं डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, वो तो डायरेक्ट आ जाता। ध्यान से सुनो, जो एसी करंट है ना,
कि यह क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है, यानी इसका उपयोग करते हैं बहुत दूर तक भेजने में। अब बहुत दूर तक भेजने में किसका उपयोग किया जाता है, अल्टरनेटिव करंट का। कारण क्या है कि इसका क्षति कम होता है, क्षति कम होता है। अगर मान लो तुम 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूरी से भी लाइन तुम्हारे गांव आएगा ना, तो ये बहुत कम मात्रा में इसका लॉस होगा। लेकिन वही डीसी करंट अगर भेजोगे ज्यादा दूर तो उसमें ज्यादा लॉस होगा। अब बात समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट करंट। एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिव करंट। यानी बहुत अधिक दूरी भेजने में किसका उपयोग किया जाता है, अल्टरनेटिव करंट का। ट्रांसफार्मर में कौन सा करंट का उपयोग होता है, एसी करंट का। ठीक है, एसी का। अच्छा जी, और बता रहे हैं ट्रांसफार्मर दो टाइप के हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। यानी ऊंचा चई ट्रांसफार्मर और ऊंचा चई और ऊपर चई मतलब नीचे की ओर, स्टेप डाउन उसको इंग्लिश में कहते हैं। जो लो वोल्टेज को अप कर दे, बढ़ा दे, यानी कम वोल्टेज को अधिक कर दे, उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, यानी ऊंचा चई ट्रांसफार्मर। ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे। कोई दिक्कत, कोई डाउट। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोनो शक बता जचेगे। ठीक है, आ जाओ। निम्न में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, बताओ। न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग बताओ तो। वेंचुरी मीटर। कौन ये अंतरिक्ष रॉकेट, अंतरिक्ष ना, रॉकेट उड़ता है धुआं पीछे की ओर, यानी धुआं पीछे की ओर जलता है, ईंधन तो छोड़ता है, जितना ही तेजी से धुआं छोड़ेगा उतना ही वो ऊपर भागेगा ना। अगर नाव किनारे खड़ा है तुम उस पर नाव से कूदते हो तो नाव पीछे की ओर जाता है, तुम आगे की ओर आता है। तुम नाव पर हो किनारे लगा कर, नाव खेवैया क्या करता है, या तुम नाव से उतरते हो तो आप आते हो किस पर, ऊपर, यानी फर्श पर, जमीन पर, और नाव पीछे की ओर खिसकता है ना। कोई डाउट, कोई दिक्कत। और न्यूटन के गति के कहाँ तीसरा नियम देखने को मिलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियम के कारण। गति जड़त्व और स्थिति जड़त्व और दिशा जड़त्व, तीन प्रकार के जड़त्व होता है। ठीक है। पूछता है कि बताओ कोई बस यात्री, चलते हुए बस अगर रुकता है तो यात्री आगे की ओर लुढ़कते हैं, तो गति जड़त्व के कारण। किसके चलते हैं, कोई दिक्कत है। और जड़त्व का नियम किसने दिया था, गैलीलियो ने। किसने, किस जड़त्व के कारण अगर मान लो बस बैठा है, बस में बैठा है, बस रुका हुआ है, आज यूं ही चल दिया बस, तुरंत शुरू हो गया, चलने को तैयार हो गया, तो देखते होगे कि हम लोग पीछे की ओर। तो इसका क्या कारण है, तो स्थितिज अपने जड़त्व के कारण, स्थितिक जड़त्व के कारण। और दिशा जड़त्व के कारण क्या होता है कि एक वे से दूसरे वे में क्या होता है आदमी, दिशा के चलते क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी दिशा जड़त्व के कारण, जैसे मान लो बस पूरब से पश्चिम घूम गया, तो इसमें कौन सा, दिशा जड़त्व, दिशा जड़त्व। ठीक है। आओ बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का, तो अंतरिक्ष रॉकेट। ठीक है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस सक्षम बनाता है, तो यह क्या करता है, संवेग में परिवर्तन की दर को कम करता है। यानी संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं, आवेग को कम किया जाता है, इम्पल्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पल्स ना। कोई डाउट। इसी पर एक और सवाल आता है, क्या सवाल आता है कि खिलाड़ी बॉल पकड़ने से पहले थोड़ा सा पीछे की ओर हाथ को खींचता है, खींचते जाता है, खींचते जाता है। क्यों, क्योंकि जो ये इम्पल्स होता है, आवेग होता है, उसको कम करने के लिए। तो आवेग न देकर ऑप्शन में दिया है कि संवेग में परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। अगर वो नहीं पीछे की ओर करे तब क्या होगा सर, तो चोट ज्यादा लगेगा, चोट अब समझ में आ गया ना। क्रिकेट खेलते हो, कैच लेते हो, तो देखना जैसे जैसे बॉल आएगा तुम पीछे की ओर करोगे। कोई डाउट, चलो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है,
अब कह रहे हैं कि कौन से ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, तो गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, यानी गतिज के चलते उष्मा जो उत्पन्न होगा तो उसमें क्या होगा, घर्षण उत्पन्न होगा। यानी घर्षण माने, घर्षण बल किसे कहते हैं, जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु पर के संपर्क में आती है, ठीक है, और उसके द्वारा जो उसके विपरीत जो बल कार्य करता है, यानी उसके मोशन के गति के जो विपरीत काम करता है, वह क्या होता है, घर्षण बल होता है ना। तू जल जा रहे हो आगे और पीछे की ओर धक्का दे रहा है, तो घर्षण बल, घर्षण ना, कोई डाउट। तो कह रहा है कि किसमें, तो अगर गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में बदलोगे तो क्या होगा, घर्षण बल शामिल होता है। स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा ना, हम बैठले बैठल बोल रहा हूँ तो इसमें कहाँ घर्षण उत्पन्न हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। अगर इसमें अगर हम रगड़ रहे हैं, जैसे तुम लोग क्या बोलते हैं, चाकुओं को कोई चीज पजाता है ना, तो देखना उसमें से चिंगारी उत्पन्न होता है, ऐसे ऐसे मारोगे ना, धार पजाओगे तो क्या होता है, हीट हो जाता है, यानी घर्षण के चलते, किसके चलते ना, कोई डाउट। या ठंडा के दिन में हाथ एक दूसरे से ऐसे ऐसे करते हो तो क्या करते हो, गर्म हो जाता है हाथ, खुद ही कहते, तो क्या होता है कि हाथ का जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, ये स्थिर होता है, ठंडापन के चलते सिकुड़ जाता है, वहीं जब गर्मी में आता है ना, जैसे संपर्क में आता है तो वो क्या होता है, चलने लगता है, चलने के चलते क्या हो जाता है, मोशन में आता है, मोशन के चलते क्या आ जाता है, एनर्जी उत्पन्न होता है, हीट एनर्जी उत्पन्न होता है, इसीलिए क्या होता है, गर्माहट फील होता है। बात समझ में आ गया। चलो देखो, कह रहा है कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री अगर दाईं ओर तेज मोड़ ले रहा है तो बाईं ओर फेंकाओगे, कोई दिक्कत है। अगर ऐसे डायरेक्ट लेता है तो तुम किधर जाओगे, अपोजिट। तो कह रहा है कि आप किस ओर जाओगे, तो आप बाईं ओर झुकेंगे, किस में, खुद से अपना दाईं ओर मोड़ के देखो कि अगर जा रहा हूँ गाड़ी में तेजी में इधर मोड़े, इधर, तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं। अगर गाड़ी मेरे दाईं ओर मुड़ा तो हम लोग कैसे होते हैं, बाईं ओर। कोई दिक्कत है। करे कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतराणविक बल को क्या कहते हैं, तो ससंजक बल, क्या कहते हैं, यानी एक प्रकार के एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराणविक बल को क्या कहते हैं, ससंजक बल। अगर डिफरेंट डिफरेंट वस्तु के बीच में जो बल लग रहा है तो उसे क्या कहते हैं, यानी डिफरेंट अणुओं के बीच में, डिफरेंट वस्तुओं के पदार्थ के, यानी भिन्न भिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, असंजक बल। असंजक, अगर एक ही पदार्थ के सेम अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तब कोहेसिव फोर्स यानी ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत कम दिया है। ससंजक बल के कारण ही, जैसे दाढ़ी बनाने वाला शेविंग ब्रश चिपक जाता है, चिपक ना, देख ले होगा पनिया में ऐसे ऐसे करके निकालोगे तो चिपका होगा। अरे शेविंग ब्रश कोनो शक बा। चलो, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाते समय एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है, तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति क्या करता है कि मिलाएगा, सितार बजाएगा और मिलाएगा, टाइट करेगा। कहें कि जैसा वाद्य यंत्र चलेगा उस स्पीड में वो भी अपना वाद्य यंत्र क्या करता है, लाने की कोशिश करता है। तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को मिलाता है ना। बिना कि सब टनटनाता, इसका एकदम लो है, तो फिर साटा के पैसा वो वापस करना पड़ेगा ना। चलो, आघात और प्रत्याघात के बल क्या होते हैं बाबू, आघात और प्रत्याघात के बल क्या होता है, तो हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। आघात और प्रत्याघात के बल क्या होता है, तो हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। सैप के आरोहण के लिए, सैप के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल कौन सा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सैप का आरोहण के लिए कोशिका बल तथा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव दोनों जिम्मेवार हैं। यानी अगर सैप का आरोहण के लिए बाबू कोशिका बल तथा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव दोनों जरूरी है, इसके साथ साथ समंजन व असमंजन बल भी जिम्मेदार है। करें कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, तो रोलिंग घर्षण को कम करने के लिए। करें कि बॉल बेयरिंग का उपयोग, जो रोलिंग घर्षण होता है ना, रोलिंग माने क्या होता है, लोटनिक घर्षण जिसको कहते हो ना,
लोटनी लुढ़का लुढ़का के कोई भारी चीज ले जाते हैं ना तो उसको लुढ़काते हैं, फिर वैसे लुढ़काते हैं, ठीक है। तो लोटनी घर्षण और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देखो सबसे अगर कहे कि कौन सा घर्षण बल ज्यादा होता है तो स्थैतिक घर्षण, यानी कोई वस्तु अगर स्थिर है, जैसे हम बैठे हैं तो हमारे बीच में घर्षण क्या है, सबसे ज्यादा है। कोई व्यक्ति चल रहा है उससे हमारे में कौन सा घर्षण ज्यादा है, मेरे में ज्यादा है, तभी तो हम बैठे हैं, चपका के रखा है वो हमको। अरे बात समझ रहे हो। और उसका घर्षण कम है इसलिए क्या कर रहा है, घूम रहा है, चल रहा है। बात समझना। अब एक व्यक्ति दौड़ रहा है, तुम लोग को समझा रहा हूँ, एक व्यक्ति दौड़ रहा है, एक टहल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, और एक बैठा है, तो तीनों के घर्षण के क्रम सजावे के आएगा तो सबसे अधिक घर्षण किस में है, जो बैठा है, उससे उसके बाद जो पैदल चल रहा है, जो तेज चल रहा है उसमें, जो दौड़ रहा है उसमें सबसे कम घर्षण। अब समझ में आ गया। अच्छा, लोटनी घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण, यानी रोलिंग घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कौन ज्यादा होता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन माने जो फिसल के चले, जैसे सांप लुढ़क के चलता है, सड़क के। बात समझ गया। तो फ्रिक्शन ज्यादा लगता है उस सब में, क्या लगता है, इसीलिए कभी भी सांप लखेदे तो बोलते हैं आदमी की ऐसे ऐसे तुम भागना, तिरछा भागना ना, सीधा नहीं। सोच भागोगे उसको आसानी होगा तुमको लखेदने में, तुमको पकड़ने में उसको आसानी होगा, लेकिन वहीं तुम नैरो होकर चलोगे ना बबुआ, टेढ़ा टेढ़ी, तो उसको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इधर से उधर, वो थक जाएगा जल्दी। बात समझ आया। तो पढ़ाई एक जगह काम नहीं आने वाला है, नौकरी लगा तो ठीक है, नहीं तो ज्ञान भी जरूरी है। सांप काट दिया, सांप लखेद लिया, तो सब में पढ़ा हुआ साइंस काम आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया ना। तो जो लोटनी की घर्षण होता है वह कम होता है किससे, सर्पी घर्षण से। सर्पी सर्पी घर्षण को इंग्लिश में स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और लोटनी को क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। यानी लुढ़का के ले जाते हैं उसमें कम जान लगता है, जो वस्तु को हम घसीट के ले जाएंगे उसमें ज्यादा बल की जरूरत है ना। चलो, क्या कि डायरेक्ट संपर्क में है ना, डायरेक्ट उस पर चपका हुआ है, संपर्क में है, इसलिए ज्यादा लगेगा। एक कारखाने में 40 kg कैल्शियम 2 घंटे, ही तो छोड़ दो, नॉमेरिकल है। करेगी, कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं, कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं, कारण क्या है बाबू, तो पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। पानी के, ये भैया ये बताइए ना एक बात हमको, कि नली में किरोसिन तेल डाला जाता है ताकि मच्छर ना लगे, ऐसा क्यों। देखो, किरोसिन तेल तुम डालोगे ना किसमें, जल पर किरोसिन तेल का छिड़काव करोगे तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव, जिससे मच्छर बैठ ही नहीं पाता है। बात समझ गया। अगर मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, अब पता चले कि धरती धंसले जा रहा है, तो हम बैठेंगे, तुरंत हटेंगे। तो मच्छर उस पर पानी पर बैठने की कोशिश करता है, तो देखता है कि अंदर जा रहे हैं तो उड़ जाता है, यानी बैठ नहीं पाता है। बात समझ में आया क्या। यानी किरोसिन तेल का छिड़काव करने से क्या होता है, मच्छर नहीं बैठता है। कारण क्या है सर, तो जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। कोई डाउट। भैया एक चीज बताइए, जो कपड़ा पहले दादी माँ क्या करती थी ना, कि गर्म पानी में कपड़ा गोतती थी, यानी उसको फुला देती थी। कारण क्या था, कि जो ज्यादा पृष्ठ तनाव वाला कपड़ा है, जैसे मान लो खूब रीठ गया, बचा बचा के कपड़ा मिट्टी में रीठ जाता है तो कड़ा हो जाता है, तो उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा हो जाता है, पृष्ठ तनाव हाई हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो अगर तुम डायरेक्ट ठंडे पानी से यूज करोगे तो उसका पृष्ठ तनाव उस दौरान कम होगा, यानी हल्का कम होगा, और अच्छी तरीके से सफाई नहीं हो पाएगा। अब वहीं तुम फुला दोगे पानी में या डिटर्जेंट में, जो सरफ होता है, तो वो क्या करता है कि पृष्ठ तनाव तोड़ देता है, कम कर देता है। इजिली तुम आधा एक घंटा के बाद मारते हो ब्रश तो छूट जाता। कारण क्या है, कि पृष्ठ तनाव को क्या करता है। अब समझ में आ गया। यही नहीं भैया, जब गरम रोटी खाते हैं तो हम 10 बार रेल देते हैं, खा जाते हैं, लेकिन वही ठंडा रोटियां मिलता है ना तो 7 गो 6 गो बस खत्म कहानी। या वही घर में पकते जाएगा, मिलते जाएगा ना तो खींच देंगे ज्यादा। कारण क्या है, या गरम सब्जी, गरम सूप ज्यादा आदमी खाने में टेस्टी लगता है, क्यों, व्हाट इज द कॉज, व्हाट, बताओ कारण क्या है।
इसका कारण है कि जो जीव का मेरा पृष्ठ तनाव है ना, वो अभी ठंडा है तो ज्यादा है, और वहीं गर्म जाता है तो पृष्ठ तनाव कम कर देता है। यानी जो जीव पर जो ये क्या बोलते हैं स्वाद कलियां है, इसके बीच में क्या होता है, जो पृष्ठ तनाव बढ़ा हुआ रहता है, जैसे ठंडा है अभी, यही गर्म चीज जाएगा तो पृष्ठ तनाव क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे कि बहुत ज्यादा डीप तक जाता है, डीप तक जाता है स्वाद कलियां जीव पर डीप में जाता है गर्म चीज, और तुमको अच्छा इंजॉय होता है। बात समझ में आ गया, खाने में टेस्टी लगता है। अब समझ गया ना, तो सारा के सारा साइंस से घिरे हो, और खास करके फिजिक्स से तो तुम बच नहीं सकते हो। फिजिक्स से तो तुम्हारा दिनचर्या शुरू होता है और खत्म होता है। अब मान लो बॉडी खराब हो गया, बायोलॉजी में ढुक जाओगे, लेकिन फिजिक्स का तो जान बचना नहीं है। ठीक है। सबसे ज्यादा श्यानता होती है किसमें बाबू, वायु में, शहद की, जल की, खून की। अब बताओ सबसे ज्यादा श्यानता गाढ़ा कौन होता है, तो शहद, मध, हनी। ठीक है। यानी शहद का जो श्यानता होता है क्या होता है, श्यानता पृष्ठ तनाव लगभग लगभग क्या होता है, सेम होता है। पृष्ठ तनाव में क्या होता है कि वह अपने एरिया को, क्षेत्रफल को कम से कम बनाए रखने की कोशिश करता है, वो फैलना चाहेगा नहीं। अश्यानता क्या है कि जो जल है या कोई भी लिक्विड है, उसके दो लेयरों के बीच में लगने वाला बल है श्यान बल। बात समझ में आ गया, श्यान बल। कोई डाउट? इसको विस्कोसिटी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होती है बाबू, तो जो जितने गड्ढा उसका श्यानता ना। ठीक है। वायु की श्यानता सबसे कम ना हो, हवा बह रही है। जल और खून, तो खून सबसे ज्यादा शहद के, उसके बाद में खून, उसके बाद में जल, उसके बाद में वायु ना, सबसे कम। यानी जैसे जैसे जो गाढ़ा जितना ही रहेगा उतना ही श्यानता उसका। कोई डाउट? गर्म करने पर श्यानता क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? बस घटेगा। यानी गर्म करने पर श्यानता घटेगा और ठंडा करने पर श्यानता ना। ना समझ में आई भैया? लाई बनाता है घरवा, लाई के लिए पाग होता है ना, गुड़ का पाग, चीनी का पाग। तो यही जब वायु में छोड़ देते हैं खुला, तो जम कर क्या हो जाता है, गुड़ में फिर कन्वर्ट हो जाता है, या लकतोड़ बन जाएगा। गांव घर में जो शीशी बोतल ले ले घूमता है, पता नहीं सा लकतोड़ दे दिया। बात समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब है बाबू कि वो जो गुड़ जो टाइट हो गया, तो उसका क्या हो गया, श्यानता कम हो गया रे, बढ़ गया। अगर वही जब ढीला हो गया तो उसका श्यानता क्या हो गया, घट गया। यानी गर्म करने पर श्यानता कम होता है और ठंडा करने पर श्यानता बढ़ता है। बात समझ में आ गया? मामला समझ में आया कि नहीं? चलो बहुत सुंदर। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। क्या इंगित करती है बाबू? तो अत्यंत शुष्क मौसम, अत्यंत। ध्यान से सुनना कहानी को। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक, बैरोमीटर का अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक बहुत तेजी से गिरे तो समझ जाना कि आंधी तूफान, आंधी बात समझ गया? तो यही रेडियो के आकाशवाणी से भाषण होता है कि देखिए आज इधर के मौसम खराब होने वाला है, आज बहुत जोरों का तूफान आने वाला है। बात समझ में आ गया? तो बैरोमीटर रीडिंग करता है, क्या करता है, यानी वायुमंडलीय दाब नाप रहा है। वो देखा कि पाठ्यांक गिर गया, अरे बाबू, तब कहेगा कि अरे इधर तो एरिया में पाठ्यांक इसका गिर गया, तब घोषणा करेगा कि इधर बहुत ज्यादा क्षति होने वाला है, ये होने वाला है। अब तो साइंस एडवांस हो गया है, पहले बैरोमीटर से ही प्रयोग किया जाता था। ठीक है, समझ में आ गया ना? अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिर रहा है तो भारी वर्षा, वर्षा का संकेत है। किसका संकेत है? यानी एक बार गिर गया, बहुत तेजी से गिर रहा है पाठ्यांक, तो समझ जाओ कि तूफान। अगर धीरे धीरे गिर रहा है तो समझ जाओ कि वर्षा। अगर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो मौसम साफ, मौसम समझ में आ गया? याद हो गया? ये हमेशा पेपर में तुम्हारा पूछेगा कि अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक ऑटोमेटिकली ज्यादा गिरा है या बहुत तीव्र गति से गिरा है नीचे की ओर, तो समझ जाओ कि उसका उस एरिया में क्या आने वाला है, यानी वह तूफान को इंगित करता है। किसका? आंधी तूफान को इंगित करता है। अगर धीरे धीरे गिरे तो वह वर्षा को इंगित करता है कि वर्षा होगा।
अगर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो मतलब कि मौसम साफ रहेगा। अब समझ में आ गया साइंस से, एवरीथिंग विल बी डिपेंडेंट ऑन साइंस। प्रत्येक चीज डिपेंड है किस पर? साइंस पर ना। तुम बच नहीं सकते हो, तुम्हारा दिनचर्या ही फिजिक्स से शुरू होता है, फिजिक्स पर ही खत्म होता है। आओ बिजली की मोटर परिवर्तित करती है। अब मोटर बताओ बबुआ, मोटर विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा ना, धक्का मारता है। यानी जब करंट देते हैं तो वो क्या होता है? रोटेट होता है। मोटर पर बांध दिए, पंखा चल रहा है, हवा दे रहा है। अरे बात समझ रहे हो? मोटर में बांध नहीं है कोई चीज, वो घुमा रहा है, यानी बल दे रहा है। तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ना। कोनो शक बा? कह रहा है कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में शामिल होता है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में केशिका क्रिया का प्रभाव। ठीक है, अब देखो तुम लोग को नहीं समझ में आएगा कि केशिका क्रिया है क्या। अब चलिए दोस्त, अब हम लोग ये ब्लॉटिंग पेपर समझाने जा रहा हूँ कि देखो ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है कि जब तुम ये ऐसे थंब लगाते हो ना, तो जो उसमें बॉक्स में रहता है ना स्याही, तो उसी को क्या कहते हैं? ब्लॉटिंग पेपर। ठीक है, अंगूठा मारने वाला जो होता है ना। अब देखो ब्लॉटिंग पेपर यानी सोख्ता कागज, इसको हिंदी में कहते हैं का स्याही का अवशोषण क्रिया प्रभाव या केशिकत्व के कारण होता है। ठीक है, चलो दोस्तों अब देखो रसायन विज्ञान में अब बढ़ते हैं। कहाँ? रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में। जल में कौन सा बंध पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बंधन। जल में कौन सा बंधन? हाइड्रोजन बंध। यानी जल का सूत्र क्या होता है बाबू? H2O। H2O जल के सूत्र होता है ना, यानी हाइड्रोजन के 2 भाग, ऑक्सीजन के 1 भाग मिलकर। अगर पूछ दे कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं के द्रव्यमानों के बीच अनुपात बताओ, तो 2:16। तो 2 8 16, यानी 1:8। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? 1:8 ना। अगर पूछ दे कि भाग, यानी जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भाग का अनुपात क्या है, तो 2:1, यानी ऑक्सीजन 1 अनुपात में जबकि हाइड्रोजन 2 भाग। यानी 2 भाग हाइड्रोजन का होता है H2, और ओ एगो है ना, तो 1, तो 2:1। मामला समझ में आ गया? हाइड्रोजन जल में कौन सा बंधन पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। कोई दिक्कत? देखो जल में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। पानी के अणुओं में ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। चलो, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? तो कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ा था? जिसका परमाणु संख्या जितना ही बड़ा, उसका परमाणु त्रिज्या उतना ही बड़ा। यानी वर्ग में, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु संख्या में वृद्धि होता है, और वहीं जो ही परमाणु संख्या में वृद्धि होगा तो उसका परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगा ना। कोई डाउट? तो कह रहा है कि लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3। अच्छा, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4। अच्छा, बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन 5 ना। तो बताओ, कह रहे कि निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो देखो कह रहे कि लिथियम का। कैसे? तो किसी परमाणु के नाभिक में, अब देखो इसका कि कौन सा ऊपर से नीचे में ज्यादा क्रमांक पर है। यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हेलिना कोरब से फरियाद है ना, यानी प्रथम वर्ग देख रहे हो, हाइड्रोजन, हीलियम, इधर हो गया हेलिना, हाइड्रोजन, लिथियम, यानी दूसरा वर्ग में पहला वर्ग के दूसरा आवर्त में है ना। अब बाकी देखो बेरिलियम कहाँ है? बेरिलियम 5, तो ये ऊपर में ही है। अब बोरॉन भी कहाँ है? ऊपर में ही है। तो कह रहा है किसी परमाणु के नाभिक से उसकी बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्ष के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत। अब पूछता है कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने। का एक सटीक माप प्रस्तुत करता है जिसके अनुसार बंधित परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी के
आधार पर त्रिज्या का निर्धारण करते हैं। ठीक है, करे कि इसलिए परमाणु की कोई भी त्रिज्या उनके द्वारा बनाए गए बंधों पर निर्धारित होती है। करे कि बेरिलियम और बोरान के परमाणु त्रिज्या 112 और 87 होता है। ये छोड़ दो, इतना समझो कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या के में क्या होती है, वृद्धि होती है परमाणु त्रिज्या में, अब बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए, फल अभी तैयार नहीं है लेकिन उसको जबरदस्ती पका रहे हैं, तब फलों को जबरदस्ती पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है बाबू, तो एथिलीन का। किसका? एथिलीन का। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है, एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जो गैसीय अवस्था में, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का। यानी जो नेचुरल रूप से नहीं पक पाया है, नहीं होता है कि आम कच्चा उतार के, हरा आम है और उसको क्या करेगा पकाने के लिए, क्या डालेगा, कार्बाइड, तो जो यूज कर रहे हो ना, या एथिलीन उसमें डाला जाएगा, छिड़काव होगा, एथिलीन का छिड़काव होगा, तो उससे क्या होगा, पक जाएगा। तो ये जितना आज मार्केट में आम देखते हो तो सब क्या होता है, एथिलीन से पका हुआ है। बात समझ रहे हो? नेचुरल पेड़ पर कौन पकने दे रहा है कि चुएगा तो तब हम बेचेंगे, नहीं, वो माल नहीं खा रहे हो। कोई दिक्कत है, कोई डाउट? यानी कहे का मतलब बाबू कि एथिलीन का हम लोग उपयोग करते हैं। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। गैसीय अवस्था में इसका खोज बर्ग ने किया था। किसने? एथिलीन का खोज किसने किया था? बर्ग ने किया था। कोई डाउट? ये एक पादप हार्मोन है। कौन है? पादप हार्मोन। ऑक्सीन भी पादप हार्मोन है जो पौधों के वृद्धि में सहायक होता है। पौधों की वृद्धि में जिबरेलिन एक हार्मोन होता है जो पौधों के वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। कोई दिक्कत है? एक होता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक, वो भी एब्सिसिक होता है शायद, वो भी वृद्धि रोधक ही है। जिब्रेलिन तो ऐसे है ही। ठीक है, फिर तुमको एक फ्लोरेजेंस होता है जो कि फूलों को खिलाने के लिए प्रयोग होता है, फूल खिलाने में मदद करता है। ठीक, करे कि फलों को जबरदस्ती पकाने में किसका उपयोग करते हैं बाबू? एथिलीन का। एथिलीन का सूत्र पूछे तो C2H4, C2H4। ठीक है, एथिलीन एक रंगहीन गैस है। रंगहीन मतलब उस पर कोई रंग नहीं है, इसीलिए तो आम पर छिड़काव हो जाता है, आम पक जाता है, उस पर थोड़ी ना दिखाई देता है कि ये उसका कोई कलर है, हरा पीला, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है ना, तो रंगहीन होता है। इसके संपर्क में आने पर फल पक जाते हैं क्योंकि एथिलीन हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है। अरे बाबा रे, यानी ये क्या करता है कि छिड़काव कर दोगे ना तो वो ऑक्सीजन के संपर्क के तोड़ देगा, ऑक्सीजन के संपर्क तोड़ देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, ये भैया पहले के जमाना में ना आदमी भूसा में आम डाल देते थे, गांव देहात में भाई भूसा में आम कोच देते थे, कोई गर्म चीज में आम रख देते थे कि जल्दी पकेगा, गेहूं में डाल देते थे। कारण क्या था? चावल में डाल देते थे, कारण था कि वहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा टूटेगा, ऑक्सीजन कम मात्रा में रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इन द सेंस ऑफ कि जहाँ पर ऑक्सीजन न पहुंचे तो वहां पर कोई चीज क्या होगा, जल्दी बॉयल पकेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जब छिड़काव होता है ना किसका, एथिलीन का, तो वो ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कर देता है। ठीक है, करे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी क्रिया है? देखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड NaCl और जल बनते हैं। तो यह कौन सी उदासीनीकरण प्रक्रिया? उदासीनीकरण, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया 10th क्लास ना केमिस्ट्री पढ़ा है ना, अम्ल क्षार के मिलने से लवण और जल का निर्माण होता है। तो लवण जो हो गया वो उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू? टार्टरिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में, सेब में मैलिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, नींबू का रस में सिट्रिक अम्ल,
अच्छा, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर में कोई डाउट? घास में बेंजोइक अम्ल, घास में, ठीक है। बेंजोइक एसिड का उपयोग किया जाता है, बेंजोइक का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी। लोहे के बुरादे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने से क्या होता है? अगर लोहा के बुरादा को, लोहा के अगर HCl में डाल देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल देते हैं, तब क्या होगा बाबू? तो कह रहे कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा, यानी FeCl हाइड्रोजन सॉरी फेरस क्लोराइड यानी आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा और फेरस क्लोराइड का निर्माण होगा, FeCl, ठीक है। FeCl2 आयरन क्लोराइड। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है? बताओ। तो गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा, सिरका, तो इसमें साफ दिखाई देता है रक्त प्लाज्मा, रक्त। देखो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? इसका लगभग 1.5 से 3 के आसपास होता है, ठीक है। किसका? गैस्ट्रिक जूस का। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? 1.5 से चीज सीखे मिलो ना, रक्त प्लाज्मा के पीएच मान 7 से अधिक होला। चलो देखो बाबू, रक्त प्लाज्मा के पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। रक्त प्लाज्मा के पीएच मान 7 से अगर कहेगा कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान तो 1.5 से 3.5, 1.5 से 3.5 ना। अगर कहेगा कि अग्नाशयी रस का पीएच मान कितना होता है? अग्नाशयी रस का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, अग्नाशयी रस का पीएच मान कहेगा था 7.5 से 8.3, ठीक है। अग्नाशयी रस का पीएच मान। अग्नाशयी रस कहाँ से निकलता है बाबू? अग्नाशय से। कहाँ से? अग्नाशय से। अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिका, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन निकलता है, ग्लूकेगॉन, ठीक है। कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन। अच्छा, अगर पूछे कि बीटा कोशिका से इंसुलिन, इंसुलिन का खोज किसने किया था? बेंटिंग और बेस्ट ने। बेंटिंग और बेस्ट ने ना। इंसुलिन, इंसुलिन की अधिकता से इंसुलिन की अधिकता से घेंगा रोग होता है, बुढ़ावा, मधुमेह रोग की कमी से होता है। इंसुलिन अगर कम मात्रा में स्रावी होगा तब मधुमेह रोग होगा, तब मधुमेह रोग। अब आप लोग दोस्त कमेंट में बताइएगा कि इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? क्या मैं पूछा हूँ? इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? आप लोग को बताना है, ठीक। चलो आजा बाबू। अगर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिन्नर चलो, जलीय विलयन जिसका पीएच 0 हो है वह क्या होगा बाबू? तो अम्लीय। यानी जलीय विलयन जिसका पीएच मान 0 हो वह क्या होगा? अम्लीय। अम्लीय। और जिसका पीएच मान 0 से अधिक होगा वो भी अम्लीय, यानी 7 से कम, 7 से अम्लीय। और 7 रहेगा तो उदासीन, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय ना। यानी पीएच स्केल पर अगर बोले कि कितना तक पाठ्यांक अंकित रहता है तो 0 से 14 तक, 0 से ना। अब देखो 0 पर रहेगा तो वह उतना ही अधिक ठंडा, 0 पर रहेगा तो वह उतना ही अधिक ठंडा, ठीक है। अच्छा, अगर 1 पर रहेगा तो 0 से थोड़ा सा कम खट्टा, यानी 0 से अगर कम रहेगा तो क्या होगा? वह उतना ही कम अम्लीय। अगर 2 पर जाएगा तो 1 की अपेक्षा कम अम्लीय। अगर 5 पर आएगा तो वह बहुत कम अम्लीय। अगर 6 पर आएगा तो और कम अम्लीय। समझ में आ गया ना?
यानी कहने का मतलब बबुआ अगर 7 से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे 6 5 4 3 2 1 जीरो, जीरो के मतलब जिसका पीएच मान जीरो हो वह एकदम खट्टा, जीभ पर रखोगे जला हुआ फील करेगा, बिल्कुल एसिडिक अम्ल। समझ में आ गया। और जे ही अगर 14 तक जाओगे तो एकदम कड़वा यानी छाछ। ठीक है, कोई डाउट। अब देखो पीएच जलीय या अन्य तरल विलयनों की अम्लीयता या क्षारीयता का मात्रात्मक है। यानी पीएच स्केल क्या बताता है बाबू? पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। अब पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सोरेनसन ने पीएच स्केल का खोज 1909 में किया था। कब? 1909 में पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। तब उसने ये चीज सारा पाठ्यांक दिया था। तो पीएच स्केल पर कितना तक अंकित रहता है पाठ्यांक? 0 से 14 तक। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है, कौन सा कण बाबू? तो न्यूट्रॉन। यानी रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन सा है? न्यूट्रॉन है। कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने। किसने? थॉमसन ने। किसका खोज किया था? जे किसका? प्रोटॉन के। किसका? प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन के? इलेक्ट्रॉन की खोज की तो जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। ठीक है, ईट पर। ठीक है, यानी कहने का मतलब है बाबू प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था और चैडविक ने किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का किसने किया था? जे थॉमसन ने। जे 9th क्लास। ठीक है, केमिस्ट्री। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को क्या कहा जाता है? तो अपचयन। क्या कहते हैं? यानी जिसमें ऑक्सीजन की मान घटता है, ऑक्सीजन की मान घटता है तो वह क्या कहलाता है? अपचयन। या इसी को कहते हैं उपचायक। उप या अकारक। अपचयन को कहते हैं ऑक्सीकारक। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। बहुत इसको माइंड से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। चलिए दोस्त, इतना ही पर वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग से क्वेश्चन एक पूछता हूँ कि बताइए पानी का क्वथनांक और दूध का क्वथनांक में से किसका कम होता है? पानी और दूध के क्वथनांक में किसका क्वथनांक कम होता है? आप लोग बताना। चलिए दोस्त, जय हिंद, जय भारत।